नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बीएड पार्ट 1 का एक अच्छा टॉपिक। और ये जो टॉपिक अभी मैं डिस्कस करूँगा ये सीटेट की परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो बहुत उनको फ़ायदा मिलेगा। तो जैसा कि साइकोलॉजी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो उसका फर्स्ट पेपर गया, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कॉन्सेप्ट जो है डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट में एक यूनिट में हमारे पास 3 प्रकार के डेवलपमेंट की बात की है: कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। 3 प्रकार का डेवलपमेंट है। इससे पहले मैं आपको बताऊं व्हाट इज़ डेवलपमेंट, ये चर्चा का एक अलग विषय है। डेवलपमेंट क्या है कि जब व्यक्ति के व्यवहार में सभी पक्षों में ज्ञान, भाव और क्रिया तीनों में चेंज आता है, देन इट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। बच्चा जन्म से लेके मृत्यु तक कुछ सीखता रहता है, उसके बिहेवियर में चेंजेस होते रहते हैं, वही डेवलपमेंट है। तो इस प्रकार डेवलपमेंट क्या है, जब आपके बिहेवियर में और ओवरऑल राउंड डेवलपमेंट होते हैं। लेकिन आज हमारा चर्चा का विषय है ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, दैट इज़ गिवन बाय जीन पियाजे। अब सबसे पहले तो हमें यही सोचना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कि ज्ञानात्मक विकास क्या होता है, व्हाट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे व्यवहार के 3 पक्ष हैं: ज्ञान जो हमारे हेड से संबंधित है, भाव फीलिंग और क्रिया। तो हमारे बिहेवियर के 3 पक्षों में से जो पहला पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक उसे कहते हैं। कुछ बच्चे से संज्ञानात्मक भी कहते हैं, वो एक ही बात है, संज्ञानात्मक और ज्ञानात्मक। व्यवहार का वह पक्ष जिसमें बौद्धिक योग्यताएं, व्यवहार का वह पक्ष जिसमें बौद्धिक योग्यताएं समझना, प्रत्यस्मरण करना, समस्या समाधान, चिंतन, तर्क, सूचनाओं को ग्रहण करना और रिकॉल करना, रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, तर्क, कल्पना, ये सारे के सारे जो कार्य हैं व्यवहार के जिस पक्ष से संबंधित है उसे कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर कहते हैं, व्यवहार का ज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं। ज्ञानात्मक विकास क्या है? व्यवहार का वह विकास जो हमारे तर्क शक्ति, सोच, चिंतन, धारणाओं को ग्रहण करने से संबंधित है। इस प्रकार के विकास को ज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। जैसा कि हमारे व्यवहार की, हमारे बिहेवियर की विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं में पहली अवस्था आती है शिशुकाल, उसके बाद आती है बाल्यकाल, इन्फेंसी स्टेज, फिर आती है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में भी 2 स्टेजेस है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यकाल और पूर्वोत्तर बाल्यकाल। उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद अडल्ट और लेटर अडल्ट। मतलब हमारा जो संबंध है शिक्षण कार्य का वो मुख्यतः 3 अवस्थाओं से ज़्यादा रहता है: शिशुकाल, इन्फेंसी स्टेज जिसमें बच्चा जो प्रारंभ करता है शिक्षण कार्य, अपने वातावरण के साथ इंटरेक्शन करता है, चीज़ों को सीखता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। उसके बाद चाइल्डहुड, बाल्यकाल। तो इन तीनों स्टेजों की अलग अलग डेवलपमेंट की करैक्टरिस्टिक है, जैसे सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट। तो तीनों प्रकार के जो डेवलपमेंट उनकी करैक्टरिस्टिक अलग अलग है। लेकिन आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिस सिद्धांत को जीन पियाजे, स्विस का ये वैज्ञानिक था, मनोवैज्ञानिक था, स्विस शहर का। और ये संरचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म को महत्व देता था। इन्होंने बेसिकली जो बात की है वो विकास में क्रिया को, एक्शन को अधिक महत्व दिया है। तो ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। उन्होंने इस सिद्धांत में कुछ मुख्य तत्व बताए, कुछ एलिमेंट्स बताए कि किस प्रकार से हम जो है बालक या बच्चे जो हैं कैसे प्रत्येक अवस्था में ज्ञानात्मक विकास की ओर अग्रसर होते हैं, कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं।
इन्होंने अपने सिद्धांत के कुछ मेन एलिमेंट्स दिए और उसके बाद अपने सिद्धांत में कुछ अवस्थाएं दी जिनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ज्ञानात्मक विकास आपको बताया। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार इसके कुछ मेन एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट्स है दैट इज अडेप्टेशन। और अडेप्टेशन से भी पहले इनकी दो मुख्य बातें थी, और वो दो मुख्य बातें क्या थी? एक बात थी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं इसे, जिसे कहते हैं संगठन। और दूसरा था अडेप्टेशन। अडेप्टेशन यानी समायोजन भी कह सकते हैं आप, अनुकूलन भी कह सकते हैं। ये इनके सिद्धांत की दो मुख्य बातें थी। जीन पियाजे ने बताया कि हमारा जो बिहेवियर है उस बिहेवियर के दो मुख्य तत्व हैं। एक है ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनाइजेशन या संगठन। मानव की जो बॉडी है वो उसमें मुख्यतः दो तत्व हैं, एक हेरिडिटी है और एक इन्वायरमेंट है। दोनों से ही हमारे जो स्ट्रक्चर बना है और दोनों फैक्टरों का हमारे बिहेवियर पर प्रभाव पड़ता है। ऑर्गेनिज्म में उन्होंने एक बात की हेरिडिटी यानी बायोलॉजिकल फैक्टर की बात की, और इसके साथ साथ दूसरी उन्होंने बात की इन्वायरमेंटल फैक्टर की। तो इन्वायरमेंटल हेरिडिटियल वन टाइम आपको मिल जाता है, हेरिडिटियल जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हेरिडिटी वन टाइम मिल जाती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो मेजर रोल अदा करता है। और तीसरी बात इन्होंने इसी में ही ऑर्गेनाइजेशन में ही बात की थी मैच्योरिटी, परिपक्वता। तो उसके बाद इन्होंने बात की ऑर्गेनाइजेशन की बात मैंने बता दी। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनिज्म या मानव का संगठन या मानव का जो स्ट्रक्चर है वो मुख्यतः दो फैक्टरों पर निर्भर करता है। एक हेरिडिटी यानी बायोलॉजिकल फैक्टर और दूसरे इन्वायरमेंटल फैक्टर। दोनों मिला के किसी व्यक्ति के विकास में कंट्रीब्यूशन देते हैं। और इसी के साथ एक बात कही है परिपक्वता। इन्होंने एक बात और कही अपने सिद्धांत में जिसे हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। डिसकंटिन्यूटी का मतलब है विकास में अनिरंतरता, निरंतरता नहीं अनिरंतरता। उन्होंने कहा कि जीवन की प्रत्येक अवस्था में, जैसे हमारे लाइफ की जो स्टेजेस हैं उन स्टेजेस में कभी भी एक दूसरे स्टेज में निरंतरता नहीं होती। हर स्टेज की अपनी कोग्निटिव करैक्टरिस्टिक्स है, ज्ञानात्मक विकास की अपनी सोचने की क्षमताएं हैं। प्रत्येक अवस्था जो है अब अपनी विशेषताओं के अनुसार जानी जाती है। और ये जो परिवर्तन है एक परिपक्व या मैच्योर लेवल पे ही आता है। जिस लेवल का बच्चा, जिस बौद्धिक क्षमता का बच्चा जिस क्षमता तक पहुंचता है तभी वो उन धारणाओं को, उन वस्तुओं को, उन कॉन्सेप्ट्स को सीख पाता है, यदि वो सुनिश्चित आयु वर्ग तक पहुंचता है। दूसरी इन्होंने बात की अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या है? देखिए हमारी जो बौद्धिक क्षमता है इसमें तीन बातें उन्होंने कही। एक ही एसेमिलेशन, एक ही अकोमोडेशन और एक ही स्कीमा। इन तीनों बातों को, और ये तीनों बातें ही अकोमोडेशन अडेप्टेशन में आती है। अडेप्टेशन क्या है? संगठन या बौद्धिक योग्यता में परिवर्तन करना ताकि वर्तमान वातावरण में समायोजन हो सके। कोई भी बालक, कोई भी व्यक्ति निष्क्रिय नहीं होता, वो एक्टिव होता है। उसके माइंड में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। जब आप अपनी बौद्धिक क्षमताओं के अनुरूप या अपने पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव के आधार पर नई सिचुएशन में एडजस्टमेंट कर लेते हो, नई सिचुएशन में संतुलन बना लेते हो, नई परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, इसे कहते हैं एडेप्टेशन। आप अपनी पूर्व बौद्धिक योग्यताओं, क्षमताओं, अनुभव के आधार पर नई सिचुएशन, नई परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। यानी आप वातावरण के अनुसार स्वयं को अपनी बौद्धिक क्षमताओं के अनुरूप ढाल लेते हो। दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। बौद्धिक योग्यता में परिवर्तन करना ताकि वातावरण में एडजस्टमेंट हो सके। उसके बाद इन्होंने बात की थी कि असेमिलेशन, अकोमोडेशन मैंने आपको बता दिया। असेमिलेशन क्या था? असेमिलेशन क्या है? जिसे हम कहते हैं आत्मसात। यहां ये पहला इन्होंने दिया। आत्मसात क्या है?
कि जब दो परिस्थितियों में सामंजस्य हो, देखिए कोई भी बालक, उसके मन में उसकी बौद्धिक क्षमताएं, पूर्व अनुभव, उसके पास कुछ ना कुछ ज्ञान है, कुछ ना कुछ अनुभव है, कोई नॉलेज है, कोई सूचना है, परंतु वह सूचना यदि उससे पहले से पता है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी विचार के बारे में, किसी भी धारणा के बारे में उसको पहले से नॉलेज है, पूर्व बौद्धिक क्षमताएं, मतलब उसके पास पहले से कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी है, उस जानकारी में जब वो कुछ नई चीज ऐड करता है और उसको समझ लेता है, जो उसको किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में पहले से कुछ पता है, उसके दिमाग में पहले से कुछ सूचना है, जैसे किसी बालक को हमने घड़ी के बारे में बताया या कोई उसके सामने घड़ी लेके आए, तो बालक को पहले से पता है कि घड़ी क्या है, टाइम दिखाती है, इस आकार की होती है, बड़ी होती है, छोटी होती है। तो इसी प्रकार हम उसके सामने एक नई घड़ी लेके आए जिसमें लाइट होती है, तो वो उसको जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये घड़ी है। तो अपनी पूर्व बौद्धिक क्षमताओं या योग्यताओं के आधार पर जब हम नए ज्ञान और नई धारणा को एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद एडजस्टमेंट हमारी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड असेमिलेशन, आत्मसात। दो परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित होना, इसे कहते हैं आत्मसात। जब आप, जहाँ तक आपकी क्षमताएं हैं, जहाँ तक आपकी सोच है, उसी सोच के अनुसार आपके एनवायरनमेंट में ऑब्जेक्ट है, या जहाँ तक आप सोचते हो वैसी ही समस्या सामने है और उस समस्या का समाधान आप अपने पूर्व बौद्धिक ज्ञान के आधार पर, योग्यताओं के आधार पर हल निकाल लेते हैं और आपकी समस्या का समाधान हो जाता है, दैट इज कॉल्ड असेमिलेशन। दो परिस्थितियों में समन्वय। दो परिस्थितियों का मतलब क्या है कि आपके दिमाग में पहले से जो इन्फॉर्मेशन है और वातावरण में जो नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलने जा रही है, वो दोनों कोरिलेट करती हैं, दोनों के बीच सिमिलर है, और दोनों को सिमिलर करने के बाद आप एडजस्टमेंट हो जाता है एनवायरनमेंट के साथ, आप परिस्थितियों के साथ हैंडल कर लेते हो, आप समस्या का समाधान कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड एसेमिलेशन, उसे हम आत्मसात कहते हैं। परंतु कई बार ये चीज भी आती है कि जितनी हमारा पूर्व ज्ञान होता है, जितनी हमारी पूर्व बौद्धिक क्षमताएं होती हैं, उसके अनुसार हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, वैसी घटना, वैसी सूचना, वो चीज़ हमें नहीं पता होती, वो हमारे लिए बिल्कुल नई होती है। जब वो बिल्कुल नई चीज़ के साथ हम फेस करते हैं तब हम परेशान होते हैं, और इसी चीज़ को उन्होंने कॉन्सेप्ट की बात की जिसे हम कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम या असंतुलन। पियाजे ने संतुलन और असंतुलन, ये दो बातें भी अपने सिद्धांत में बताई। संतुलन से क्या अभिप्राय है कि ऐसी सिचुएशन जहां पर आपकी बौद्धिक क्षमताएं और वर्तमान समय के जो वर्तमान जो इन्वायरमेंट है, उसका जो ऑब्जेक्ट है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो नया ज्ञान आपको मिल रहा है, दोनों के बीच में तालमेल है, तो आप संतुलन में होते हैं। जितना आपको पहले पता है या जो नया ज्ञान आपको मिलने जा रहा है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसके बारे में कुछ पता है या आप जल्दी उसको ईजिली एक्सेप्ट कर रहे हो, दैट इज द इक्विलिब्रियम। परंतु हर बार ऐसा नहीं होता कि जैसे आपके माइंड में है या जो चीज़ें आपको पता है वो हमेशा आपकी नॉलेज की ही होंगी और उनको आप एक्सेप्ट कर लोगे। जो चीज़ें आपको पहले बताई गई हैं, कुछ चीज़ें उससे हटके हो सकती हैं। जब आप नई चीज़ों या नई धारणाओं को ग्रहण करने में समस्या उत्पन्न करते हैं, तब क्या होता है, तब डिसइक्विलिब्रियम होता है। आपके नॉलेज के अनुसार, आपकी बौद्धिक क्षमताओं के अनुसार नया व्यवहार, नया ज्ञान, नई सूचना आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपने उसके बारे में पहले सोचा नहीं है, समझा नहीं है, उससे आपका कोई संपर्क नहीं है, तब आप परेशान होते हो। तब एक बात आती है, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। स्कीमा क्या है? ये वे बौद्धिक योग्यताएं हैं जिनके द्वारा आप पूर्व के अनुभव, ज्ञान, धारणा में परिवर्तन करने के बाद नई सूचना, ज्ञान व धारणा की प्राप्ति करते हैं। स्कीमा क्या है? हमारे माइंड का एक स्ट्रक्चर है जिसमें अनेक प्रकार की बौद्धिक योग्यताएं हैं। जैसे हमारी क्लासिफिकेशन, अलग अलग वर्ग है, अलग अलग स्ट्रक्चर है माइंड के, वो किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी थिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी वस्तु से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी विचार से रिलेटेड हो सकते हैं। तो हमारे माइंड के स्ट्रक्चर की वो एबिलिटीज़, वो योग्यताएं जो हमें किसी नई सूचना को
ग्रहण करने में, उसको एनालाइज करने में, उसको स्वीकार करने में हमारी सहायता करती है, या उनको सीखने में हमारी हेल्प करती है, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। आम तौर पे बात भी आती है कि कोई स्कीम लगाए। एक साधारण सा उदाहरण देता हूं। आप किसी रास्ते से गुजरते हो, हर रोज जिस रास्ते से जा रहे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चले जाते हो। जितना आप सोचते हो, जितना आपको पता है उस रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सडन ही वहाँ पे पुलिस वालों ने या कोई बीच में प्रॉब्लम आ गई, नाका लगा लिया है, और वहाँ पर आप थोड़ी देर पहले सोचते हैं अपने दिमाग से कि किस रास्ते से निकला जाए ताकि मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊं। तो आप सोचने के बाद, वो जो सोचने की पावर है, जब आप थिंकिंग करते हो, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। आप अपनी स्कीम लगाने के बाद किसी दूसरे रास्ते से होके वहां से निकल जाते हो, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। अब 3 सिचुएशन आई। एक पहली सिचुएशन है जहां पर जो आपकी बौद्धिक क्षमताएं हैं उसके अनुरूप आपका एनवायरनमेंट है, या नए एनवायरनमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, उन सूचनाओं को आप जल्दी ग्रास्प कर रहे हो, वो है असेमिलेशन। परंतु जब आप नए सूचनाओं को, नए एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम आता है, तब आप अपने माइंड का स्ट्रक्चर चेंज करते हो। उस कॉन्सेप्ट को जांचने के लिए जो एनवायरनमेंट से आपके पास आ रहा है, आप अपनी बौद्धिक क्षमताओं में परिवर्तन करता है कि शायद मैं इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैंने इसके बारे में ये भी जानना पड़ेगा। जो चीज़ मुझे पता चल रही है कि इसमें ऐसा भी होता है, तब आपकी जो पहले की योग्यताएं हैं, पहले का जो अनुभव है, पहले की जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, उस स्ट्रक्चर में आप चेंज करते हो और उसमें एक नया स्ट्रक्चर जोड़ दे देते हो, जिसे आप अकोमोडेशन कहते हैं। तो पियाजे के सिद्धांत की मुख्यतः 3 बातें मैंने आपको बताई। पहली बात है असेमिलेशन, जिसे हम कहते हैं आत्मसात। असेमिलेशन का मतलब क्या है कि जब आपकी बौद्धिक क्षमताएं, आपका पूर्व ज्ञान, आपकी पूर्व नॉलेज नए ज्ञान, नई सूचना को स्वीकार कर लेता है, आपको कोई समस्या नहीं आती, या आप पहले से उन सूचनाओं के बारे में जानते हैं, उन परिस्थितियों के बारे में जानते हैं जो एनवायरनमेंट से वर्तमान समय में आपके सामने राइज हो रही है। देयर इज नो प्रॉब्लम कोरिलेशन बिटवीन द 2 सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड असेमिलेशन। बट जब आपके पूर्व अनुभव में या पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान या नई सूचना ऐड होती है और आप उनको बड़ी जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते, तो आप डिसइक्विलिब्रियम हो जाते हैं, आपकी थिंकिंग में असंतुलन हो जाता है। असंतुलन को दूर करने के लिए आप स्कीमा का प्रयोग करते हैं, नई बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं, फिर आप नए ज्ञान को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो जो सिचुएशन है उसे कहते हैं अकोमोडेशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, 3 बातें बताई, असेमिलेशन, स्कीमा। असेमिलेशन क्या है? पूर्व ज्ञान के आधार पर आप नए ज्ञान को भी प्राप्त करते हैं, असेमिलेशन है। दूसरा है स्कीमा। स्कीमा क्या है कि आप नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के आधार पर प्राप्त न करके नए ज्ञान के लिए अलग से बौद्धिक क्षमताओं या अलग से संरचना करते हैं, एक अलग से स्कीम बनाते हैं आपके माइंड में, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। और स्कीमा के बाद जब आप नया एडजस्टमेंट नए एनवायरनमेंट में करते हैं या नई सूचनाओं को ग्रहण करके अलग प्रकार से एडजस्टमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। तो इसमें एक बात मैंने कही, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आपका होता है असेमिलेशन में, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन में। मतलब आपको पहले से जो पता है उसमें जब आप नई सूचना को ईजिली एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो आपके पूर्व ज्ञान से संबंधित है नई सूचना, तो वहां पर आप इक्विलिब्रियम में होते हैं, असेमिलेशन में आप इक्विलिब्रियम में होते हैं। परंतु ये हमेशा नहीं होता, हमारे जीवन में हमें हर चीज़ नहीं पता होती। जब हमें नई सूचना ऐसी मिलती है जो हमारी पूर्व सूचना से कोरिलेशन नहीं है, तब हम डिसइक्विलिब्रियम में होते हैं। परंतु स्कीमा के द्वारा हम उस सिचुएशन को नए तरीके से हैंडल करके उस नई सूचना को भी ग्रहण करते हैं और हमारी नई धारणाएं बनती हैं, जिसे हम अकोमोडेशन कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस सिद्धांत की 3-4 बातें परीक्षा में यथार्थ आ जाती है। असेमिलेशन क्या है, अकोमोडेशन क्या है, स्कीमा क्या है, और इसके साथ संतुलन, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम क्या है। ये छोटी छोटी सी धारणाएं हैं जो मैंने आपको बताया। तो ज्ञानात्मक पियाजे के सिद्धांत की 4 मेन एलिमेंट है जो मैंने आपको बताई। इससे पहले मैंने बताया इस सिद्धांत के 2 मुख्य पहलू हैं, एक है ऑर्गेनिज्म और एक है एडेप्टेशन। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि हमारे व्यवहार में
दो फैक्टर हैं, एक है हेरिडिटियल फैक्टर और एक है एनवायरमेंटल फैक्टर। हेरिडिटियल फैक्टर कॉन्सेप्ट है जो है कांस्टेंट है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो चेंजेबल है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर में भी एक्टिव और मैच्योरेशन, क्रिया और परिपक्वता, ये दोनों चीज़ें जो है ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर करती हैं। दूसरा फैक्टर है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन में तीन चीज़ें बताई। अडेप्टेशन क्या होता है कि स्थितियों के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन करके एडजस्टमेंट करना, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट, ये दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। अनुकूलन क्या है? परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदल लेना, परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदल के एडजस्टमेंट करना, समायोजन करना, परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना, दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। तो मैंने बताया प्रारंभ में दो फैक्टर, ऑर्गेनिज्म एंड अडेप्टेशन। ऑर्गेनिज्म में क्या बातें, अडेप्टेशन में ये तीन चार बातें मैंने आपको बताई, क्योंकि इन्होंने कहा कि बच्चा जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म पर काम करता है, संरचनावाद पे काम करता है। बच्चा कभी पैसिव नहीं होता, वो एक्टिव होता है। उसके स्टेजेस में, हर स्टेजेस में वो एक्शन करके धीरे धीरे उसकी जो है धारणाओं का विकास होता है। तो इस प्रकार इस सिद्धांत की मुख्य बातें मैंने आपके बताई। दूसरा इस सिद्धांत का मुख्य चरण है, ये मैंने आपको बताया, इस सिद्धांत के मुख्य ऑर्गेनाइजेशन एंड एडेप्टेशन, संगठन, जिसमें शारीरिक संरचना आती है, वातावरण के साथ अंतक्रिया, इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट एंड मैच्योरिटी, परिपक्वता, दोनों चीज़ों से आपका स्ट्रक्चर बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है, जिसमें आपकी थिंकिंग और बॉडी पूरे की पूरी चीज़ें जो है काम करती है। दूसरा है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन में मैंने आपको बताया असेमिलेशन। असेमिलेशन में आपको बताया जो आपकी बौद्धिक क्षमताएं हैं उसके अनुरूप आप नए ज्ञान, नए सूचना को एक्सेप्ट करते हो, स्वीकार कर लेते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज असेमिलेशन। और जब आपका असेमिलेशन होता है तब आप इक्विलिब्रियम में होते हैं, संतुलन में होते हैं, आप कुछ नया नहीं करना चाहते, जहाँ तक आपकी क्षमताएं हैं उसके अनुरूप नया ज्ञान या सूचना आपको मिलता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट ये हमेशा नहीं होता। जब आप नई सिचुएशन में जाते हो, जो आपको नहीं पता, जब आपके सामने वो चीज़ें आ जाती हैं जो चीज़ आपने नहीं सीखा, उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, कोई नई सिचुएशन, नया ज्ञान, नई धारणा आपके सामने आता है, नई वस्तु आपके सामने आती है, तब आप जो है स्कीमा लगाते हो, थिंकिंग करते हो, और जैसे नई सिचुएशन आते हैं आप डिसइक्विलिब्रियम में चले जाते हो। जैसे नई सिचुएशन में आई, आप जो है पूर्व के अनुभव आपके काम नहीं करते, पूर्व का ज्ञान आपका काम नहीं करता, प्री कॉन्सेप्ट जो आपका बना हुआ है वो आपका जब काम नहीं करता, तो आप डिसइक्विलिब्रियम में चले जाते हो। डिसइक्विलिब्रियम में जाने के बाद आप अपनी स्कीमा का प्रयोग करते हो, नई बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हो। बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करने के बाद नई सूचना को आप स्वीकार करते हो, फिर से आप जो है अकोमोडेशन की ओर बढ़ जाते हो। तब आप नए सोच के साथ नए ज्ञान को स्वीकार करने के बाद अपने वातावरण में एडजस्ट करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। दिस इज द इक्वेशन जो आपको पूरे की पूरी थ्योरी के बारे में बताती है। सिमुलेशन क्या है ये मैंने बता दिया, इक्विलिब्रियम क्या है, और न्यू सिचुएशन जब आपके पास आती है तब आप, न्यू सिचुएशन का मतलब क्या है कि नया ज्ञान, नई प्रॉब्लम, नया ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जिसके बारे में आपको पहले से नहीं पता, जब आप पहले से प्राप्त ज्ञान और नए ज्ञान दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड डिसइक्विलिब्रियम आपके पास आता है। परंतु ये हमेशा जरूरी नहीं कि आप डिसइक्विलिब्रियम में रहोगे। हर माइंड, हर व्यक्ति चाहता है कि वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, कोई भी समस्या है वो डिसइक्विलिब्रियम में नहीं रहना चाहेगा। तो जब आप अपनी बौद्धिक क्षमताओं का बार बार प्रयोग करने के बाद, नई स्कीम लगाने के बाद, नए अनुभव लेने के बाद, नए ज्ञान को, नए विचार को, नई धारणाओं को स्वीकार करते हो और एडजस्टमेंट करते हो, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। आप नई सिचुएशन में एडजस्टमेंट होता है। दूसरा, पियाजे के सिद्धांत में 4 स्टेजेस की बात कही गई है। इन्होंने अपने सिद्धांत में 4 ज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी हैं। इनमें से भी प्रश्न सीटेट में भी आता है और ये प्रश्न आपके बीएड के पार्ट से भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले पियाजे ने जो अवस्था बताई है वो है संवेदी गद्यात्मक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज, या इसको आप जो है ज्ञानेंद्रिय अवस्था भी कहते हैं, सेंसरी से संबंधित है। ये स्टेज जो है 0 से लेकर 2 वर्ष के बीच की होती है। अब पियाजे ने इस सिद्धांत की, इस स्टेज की कुछ विशेषताएं बताई हैं। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है, नाम से स्पष्ट है कि इस अवस्था में हमारा जो ज्ञानात्मक विकास है, सेंसरी मोटर स्टेज में हमारी जो डेवलपमेंट है
ज्ञानात्मक विकास की, वो डिपेंड करती है हमारे एक्शन पे, हमारे क्रियाओं पे। जैसे ही छोटा बच्चा होता है 0 से लेके 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल के आसपास, तो वो बच्चा जो उसकी सेंसेस के सामने आता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों के बाद क्रिया करके बच्चा क्या करता है, सकिंग करता है, किसी चीज़ को चूसता है, किसी चीज़ को पकड़ता है, किसी चीज़ की और देखता है, टकटकी करता है। तो ये सारे एक्शन हैं जिन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। यदि मैं संवेदी गद्यात्मक अवस्था की बात करूं तो इसमें 3-4 बातें आती हैं। एक होती है वस्तु स्थायित्व, ये कई बार परीक्षा में आ जाता है, वस्तु स्थायित्व कि जिससे कहते हैं इंग्लिश में ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये पेपर में सीटेट में भी आ सकता है कि वस्तु स्थायित्व प्याजे की किस अवस्था की विशेषता है। उसमें आपको चारों दे देंगे तो आपको बताना पड़ेगा किस अवस्था में। तो सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, वस्तु स्थायित्व मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है, आप छोटे बच्चे के संपर्क में उसके माता पिता घर के मेंबर बार बार आते हैं तो उसके दिमाग में उनके एक पिक्चर बन जाती है, लेकिन वो पिक्चर जैसे उसके सामने आएंगे तभी उसके वो पिक्चर उसके माइंड में रिफ्लेक्ट होगी। जैसे आप उससे रिमूव होगे वो रिमूव हो जाती है। मतलब धीरे धीरे जब आप उसके संपर्क में रहते हैं, उसके चीज जो उसके माइंड के सामने, उसकी सेंसेस के सामने जो चीजें आती हैं वो उसके लिए स्थायी हो जाता है। दूसरी एक और इसकी विशेषता है जिसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जिसे हम हिंदी में कहते हैं सहज क्रियाएं। ये ऐसे एक्शंस हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं। कई बार आप बच्चे को देखते हो, छोटा बच्चा झूले में झूल रहा है, हाथ हिलाएगा, हाथ पैर करेगा, किसी चीज को पकड़ लेगा, सकिंग करेगा, खिलौने को इधर उधर फेंकेगा। तो इस अवस्था में रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ज़्यादा है। रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा, मूवमेंट के द्वारा, कुछ क्रिया करके, सेंसेस के द्वारा इस अवस्था में बालक का जो है ज्ञानात्मक विकास होता है। यहाँ पर बालक कोई तर्क वितर्क तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर ना भाषा है, ना विचार है, ना चिंतन, कुछ नहीं होता। 0 से 2 वर्ष का बालक, धीरे धीरे उसके अंदर ये चीज़ें आती हैं। लेकिन इस स्टेज में प्रारंभ कहाँ से होता है कि बच्चा जो है एक्शन करके, क्रियाएं करके, कैसे क्रिया एक्शन, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हलचल करके, किसी चीज़ को पकड़ना, किसी चीज़ को छोड़ देना, उसकी ज्ञानेंद्रियों के सामने जो चीज़ आएगी वो फील करता है, उसको पकड़ोगे, वो रो के, हंस के, अपनी फीलिंग्स के द्वारा, एक्शंस के द्वारा जो है ज्ञान प्राप्त करता है। तो इसकी 2-3 विशेषताएं हैं। ये भी आ सकता है कि रिफ्लेक्स एक्शन की स्टेज में ज्ञानात्मक विकास को बढ़ाते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, ऑब्जेक्ट परमानेंस और जो है शारीरिक क्रियाएं, इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। सेंसरी मोटर स्टेज नाम से स्पष्ट है कि प्रारंभ की जो ज्ञान की अवस्था है, ज्ञान का जो प्रारंभ है वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है। ये भी वास्तविकता है कि हमें जो नॉलेज मिलती है वो सेंसेस से ही प्रारंभ होती है। तो ज्ञान का प्रारंभ पहली अवस्था में सेंसेस से होता है और सेंसेस में भी आपके रिफ्लेक्स एक्शन, वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस और इसके साथ साथ एक्शन, फिजिकल एक्शन जो है उनके द्वारा आप ज्ञान प्राप्त करते हो। उसके बाद दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी जो स्टेज आयु है 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष, कहीं कहीं इसको 7 वर्ष भी बताया गया है। अब इसमें भी 2 चीजें हैं, एक है पूर्व धारणात्मक अवस्था जिसे कहते हैं प्री कॉन्सेप्चुअल, और एक कहते हैं इंट्यूटिव स्टेज यानी अंतर्बोध अवस्था। अब जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था है उसमें बच्चा जो है दो जो धारणाएं उसमें बनती है, उसमें क्या होता है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन नहीं आता। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या है, इस अवस्था में बच्चे का भाषा का विकास होने लग जाता है थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा भाषा का विकास नहीं होता। यहाँ पर बालक की इसकी मुख्य विशेषता ईगो सेंट्रिक, यहाँ होता है ईगो सेंट्रिक यानी अहम केंद्रिता। ये प्रश्न भी कई बार आ जा सकता है कि अहम केंद्रिता किस अवस्था की विशेषता है। अहम केंद्रिता, ईगो सेंट्रिक। इस अवस्था में बच्चा सोचता है कि जो वो देखता है या जो उसे पता है वो केवल उसी को पता है और किसी को नहीं पता, और जो उसको पता है वो बिल्कुल ठीक है। कई बार आप देखते होंगे कि बच्चों को आप सिखाने की कोशिश करोगे, बताओगे तो बच्चा कहेगा नहीं, मैंने जो काम किया वो बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे के जो धारणाएं हैं वो स्थायी नहीं होती, वस्तुओं के बारे में अधिक ज्ञान नहीं होता, लेकिन जितना होता है उसको वो मानता है कि उसके लिए स्थायित्व है। तो ईगो सेंट्रिक इस अवस्था में होता है। यहाँ पर बच्चा
वॉल्यूम, धारणा, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, इन चीज़ों के बारे में अधिक जो है नहीं जान पाता। आप उसके सामने दो वस्तुएं रखोगे, एक बड़ी और एक छोटी, या आपने एक गिलास लिया और एक छोटा गिलास लिया, तो आप, या एक कटोरी लिया और एक गिलास लिया, आपने गिलास में से पानी कटोरी में डाल दिया और कटोरी में से गिलास में डाल दिया, तो आप कहोगे बच्चे को कौन सा आपने लेना है, तो बच्चा गिलास को पकड़ेगा, जबकि उसको ये नहीं पता कि उसमें जो पानी है उसकी मात्रा सेम है या कोल्ड ड्रिंक की मात्रा सेम है। क्योंकि बच्चा जो है वो वस्तुओं को देखता है, उसके अंदर कोई लॉजिक इस लेवल पे नहीं होता। बच्चा, कुछ भाषाओं का विकास उसके अंदर हो जाता है, धीरे धीरे वो चीज़ों को सीखता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, अंतर्बोध अपने माइंड से वो चलता है। प्री कॉन्सेप्चुअल, धारणाएं स्थायी नहीं होती, जैसे जैसे उसके सामने इन्वायरमेंट की वस्तुएं आती हैं वैसे वैसे उनका परिचय होता है। जो चीज़ें उसके सामने नहीं है, जिन चीज़ों से वो प्रत्यक्ष नहीं है, उन चीज़ों के प्रति उसकी कोई धारणा नहीं बनती। दूसरी इसी में ही है अंतर्बोध अवस्था, इंट्यूटिव, यहाँ पर उसकी भाषा का विकास हो जाता है, शब्दों को वो गान कर लेता है, लेकिन यहाँ पर अधिक जो तर्क वितर्क वो नहीं कर सकता इस अवस्था में। उसके बाद है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, स्थूल क्रियात्मक अवस्था। जैसा कि अवस्था में ही लिखा हुआ है कंक्रीट, इस अवस्था में मूर्त चिंतन का विकास होता है। मूर्त चिंतन का मतलब, कई बार आपने देखा होगा कि कक्षा में गणित का टीचर गणित का सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, जब तक वो ब्लैक बोर्ड पे काम करता है तो बच्चे अपने नोटबुक में काम करते हैं, उनका माइंड उसी प्रकार से काम करता है। या कोई एक्शन जो उसके सामने हो रहा है, कोई प्रैक्टिकल वर्क हो रहा है, तो बच्चा उस काम को वहाँ तक ऑब्जर्व करता है और सीखता है। लेकिन किसी काम के पीछे क्या लॉजिक है, वो चीज़ें कैसे सामने आ रही हैं, वो ये चीज़ें नहीं समझ पाता। जैसा भी एक उदाहरण दिया प्याजे ने अपने उसमें, उसने कहा कि दो बीकर लिए गए, एक छोटा बीकर और एक बड़ा बीकर। तो उसने उन बीकरों में पानी डाल दिया, छोटे बीकर में पानी जो है ज़्यादा, एक बीकर चौड़ाई वाला था और भी एक बीकर ऊंचाई वाला, तो उसने उसमें पूछ लिया कि किस बीकर में पानी ज़्यादा है। तो इस अवस्था में बालकों को स्थूल क्रिया, उनको दिख रहा है कि जो लंबा बीकर है उसमें पानी की मात्रा जो है वो ज़्यादा है लंबे बीकर में, छोटे बीकर में पानी की मात्रा जो है कम है। कहने का अभिप्राय क्या है कि बच्चे यहाँ इलॉजिकल होते हैं, लॉजिक तरह काम नहीं करता, वो केवल वो चीज़ देख रहे हैं जो उनको सामने दिखाई दे रहा है। अब कई बार एक और भी प्रश्न आ जाता है, जर्नल पूछ लेते हैं कि 1 किलो रुई और 1 किलो लोहे में से किसका वजन ज़्यादा होगा। यही प्रश्न यदि इस अवस्था में पूछा जाए तो बच्चे कहेंगे कि जो 1 किलो जो रुई में ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका आकार है बहुत ज़्यादा है, लोहे का आकार जो है वो 1 किलो वेट यदि लोहा कहें तो उसकी जो वॉल्यूम है वो कम होगा। तो इस अवस्था में बच्चे रिवर्सिबिलिटी की ओर नहीं बढ़ पाते, लॉजिक की ओर नहीं बढ़ पाते, लेकिन भाषा का विकास अच्छा हो जाता है। उनके सामने जो वस्तुएं दिखाई दे रही है उन चीज़ों को समझ लेते हैं। इस अवस्था में क्लासिफिकेशन करना यानी वर्गीकरण करना, आपने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करके रख दी, उनको अलग अलग करना वो सीख लेते हैं। ग्रुप बनाना, क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना, ये चीज़ें इनका जो है विकास हो जाता है। भाषा का विकास होता है, प्रतीकों का ज्ञान हो जाता है, सिंबल जो है इन चीज़ों का पता चल जाता है। जैसे भाषा की ओर जो है रंगों का पता चल जाता है, प्रतीकों का, सिंबल्स का पता चल जाता है। ये सारी की सारी क्रमबद्धता, किसी चीज़ को एक सीक्वेंस में लगाना है, ये इसकी विशेषता है। और क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, मात्रा है, नंबर का ज्ञान है, तो ये सारी की सारी इस अवस्था में आ जाती है। कई बार वो पूछ लेता है कि क्लासिफिकेशन, रिवर्सिबिलिटी, सीरीज, श्रृंखला बनाना ये किस अवस्था में सीखी जाती है, तो वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। बच्चे को आप कुछ दोगे उसको अलग अलग करना है, एक श्रृंखला में लगाना है। रिवर्सिबिलिटी उसको जो है वो उसके सामने जो चीज़ है, मूर्त ज्ञान के जब हम बात करते हैं, वस्तुओं के जो ज्ञान की बात करते हैं, वो इस अवस्था में जो है आ जाता है। श्रृंखला बनाना, समानताएं और विभिन्नताएं क्या क्या हो सकती हैं, किस चीज़ में क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं, वो अलग अलग करना, किसी पिक्चर को कंप्लीट करना, ये सारी की सारी विशेषताएं इस स्तर पर आ जाती हैं। ईगो सेंट्रिक इस अवस्था की विशेषता है, इस अवस्था की विशेषता नहीं है। देखिए इन सभी स्टेजेस में कुछ कुछ मेन है, इसमें 2 पॉइंट मेन है। पहले वाली में ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड रिफ्लेक्स एक्शन, दूसरे वाली में आपका जो है ईगो सेंट्रिक मेन बात है। यहाँ पर बच्चे का भाषा का विकास होता है लेकिन कम होता है, धारणाएं अस्थायी होती हैं
वो जो मानते हैं उनके अनुसार वो सही चीज़ें हैं। उनको जो है किस चीज़ के पीछे क्या लॉजिक है, क्या तर्क है, वो यहाँ नहीं समझ पाते। उसके बाद इस चीज़ में वो वस्तुओं का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, श्रृंखला बना सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं उनका, और उन चीज़ों को क्रमबद्धता की बात हम बात करते हैं, मात्राओं की बात करें, क्वांटिटी उनको पता चल जाएगी 2 किलो कितना है, 3 किलो कम है ज़्यादा है, वेट में कंपैरिजन करना, वो चीज़ें सीख लेते हैं, संख्याओं का ज्ञान और मूर्त चिंतन, जो चीज़ें उसके सामने दिखा रहे हैं उसके बारे में चिंतन करना, ये इस जो है विशेषताएं हैं। और लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से 12 अवस्था तक होता है। तो ये अवस्था जो है ज्ञानात्मक विकास की बड़ी पीक या उच्च क्षमता की अवस्था है। इस अवस्था में बालक के अंदर अमूर्त चिंतन, क्रिएटिव पावर, इमेजिनेशन पावर, रिवर्सिबिलिटी, इनवर्सिबिलिटी, जैसे a+b, b+a जो हम मैथ के फॉर्मूले हैं, और यही प्रश्न यदि उनको इस स्टेज में पूछा जाए लास्ट वाली में, तो यहाँ पर बच्चों का आंसर क्या होता है कि सर क्वांटिटी जो पानी की या जो उसमें ड्रिंक है वो सेम है, केवल बीकर का आकार चेंज किया गया है। कहने का अभिप्राय क्या है कि बच्चों को जो चीज़ें मूर्त दिख रही हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे वो लॉजिक भी समझ पाते हैं इस स्टेज में। इस स्टेज में यदि कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, लॉजिक, रीजनिंग सबसे हाई होता है किशोर अवस्था में। यहाँ पर बच्चे क्या, क्यों, कैसे, कई बार टीचर कक्षा में पढ़ाता है, यदि टीचर से छोटी सी भी गलती हुई किसी एक्सपेरिमेंट में तो बच्चे तुरंत पकड़ लेते हैं और बच्चे चाहते हैं कि ये कैसे हुआ, टीचर से क्वेश्चन करते हैं। तो जो लास्ट वाली अवस्था है उसकी विशेषताएं क्या है, लॉजिक, रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार पेपर में कि किस अवस्था में अमूर्त चिंतन होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जैसे कई बार सीरीज कंप्लीशन है, 2 है, 8 है, 12 है, इसके बाद क्या आएगा। तो यहाँ पर बच्चे अपने अमूर्त से करते हैं भी पहले और दूसरे के बीच में क्या रिलेशन है, दूसरे और तीसरे के बीच में क्या रिलेशन है, सामने नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इस अवस्था में बच्चे जो है इसका हल तलाश कर लेते हैं कि एक लॉजिक है, इस श्रृंखला में एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है, वो अपने जो है अमूर्त चिंतन, रीजनिंग जो है, तर्क, लॉजिक, इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों प्रकार की रीजनिंग जो है, आगमन और निगमन इस लेवल पे हो जाती है। कल्पना शक्ति, क्रिएटिव पावर, ये सभी की सभी योग्यताओं का विकास जो है इस अवस्था में हो जाता है। रिवर्सिबिलिटी, विपरीत योग्यता, यदि पॉजिटिव में कुछ है तो नेगेटिव में क्या रहेगा, वो भी इसके पीछे कोई लॉजिक लगाया गया है, तो वो लॉजिक क्या है जो हमें दिख नहीं रहा, उस चीज़ को भी बच्चे इस लेवल पे समझ जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने बताया इस सिद्धांत के मुख्य घटक क्या है, मेन एलिमेंट्स क्या है जो आपने परीक्षा में देने हैं। उसके बाद ये 4 अवस्थाएं हैं, इन 4 अवस्थाओं की विशेषताएं आपने एक्सप्लेन करनी है परीक्षा में। मैंने आपको केवल बताया है सेंसरी मोटर स्टेजेस की आयु देख के आपने हर चीज को एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पर बच्चे एक्शन के द्वारा जितने मैंने भाषण दिया है, जो बता रहा हूं मैं, उन चीजों को अपने पॉइंट वाइज एक्सप्लेन, 4 से 5 पॉइंट इसके, 4 से 5 पॉइंट इसके, 4 से 5 पॉइंट इसके और 4 से 5 पॉइंट इसके, क्या क्या चीजें इसमें विकसित होती हैं, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं, ये सारी की सारी आपने तैयार करनी है। उसके बाद मेन चीज आती है कि इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है। ये बहुत बड़ी चीज है, इस चीज को बच्चे छोड़ देते हैं परीक्षा में। शैक्षिक महत्व, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस, कि ये सिद्धांत हमने पढ़ा विकास का, प्याजे का, तो इससे टीचर को क्या फायदा, अध्यापक इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकता है। सबसे पहले अध्यापक जो है बालकों के ज्ञानात्मक विकास का पता कर सकता है। टीचर इस सिद्धांत से पता लगता है कि किस स्टेज में किस प्रकार की मेंटल डेवलपमेंट होती है, तो उसी प्रकार से वो अपने शिक्षण का प्लानिंग कर सकता है। दूसरा है टीचिंग प्लानिंग यानी शिक्षण योजना। शिक्षण योजना, इस सिद्धांत से जब टीचर को पता चलेगा कि सेंसरी मोटर स्टेज पे क्या विशेषताएं होती हैं और इसके बाद प्री ऑपरेशनल में क्या है, ऑपरेशनल में क्या है, कंक्रीट ऑपरेशनल में क्या है, तो टीचर उन अवस्थाओं की विशेषताओं के आधार पर अपनी टीचिंग जो है वो प्लानिंग कर सकता है। हाउ टू टीच ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टेजेस, तो टीचर जो है अपनी टीचिंग प्लानिंग कर सकता है। तीसरा मार्गदर्शन एवं परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मार्गदर्शन
एवं परामर्श। टीचर बौद्धिक विकास को समझने के बाद बच्चों की योग्यताओं को जांच सकता है, और योग्यताओं को जांचने के बाद कोई बच्चा हाई आईक्यू लेवल का है, कोई लो आईक्यू लेवल का है, बच्चे का स्तर क्या है, उसके आधार पर वो बच्चों का मार्गदर्शन कर सकता है, उनको परामर्श कर सकता है कि वो किस फील्ड में जा सकते हैं, क्या कहाँ नहीं जा सकते, क्या वो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। पांचवा, पाठ्यक्रम का नियोजन। पाठ्यक्रम का नियोजन। जब हमें इस सिद्धांत से पता चलता है कि किस अवस्था में कौन कौन सी क्रियाएं हम कर सकते हैं, या बालक किस तरीके से किस अवस्था में समझता है, कहाँ पर उसकी मूर्त चिंतन विकसित होता है, कहाँ पर अमूर्त चिंतन विकसित होता है, कहाँ पर वो लॉजिक लगा सकता है, किस लेवल पे भाषा का विकास होता है। तो जब इन धारणाओं का हमें पता चल सकता है तो उसके बेस पे हम अपना जो करिकुलम है, जो टीचिंग एक्टिविटीज़ हैं, उनका स्ट्रक्चर कर सकते हैं, उनके बारे में जो है पुनः निर्धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट आ सकता है कक्षा कक्ष समस्याओं का समाधान। क्लासरूम प्रॉब्लम, समस्याओं का समाधान। कक्षा कक्ष समस्याएं कब उत्पन्न होती हैं? जब टीचर जो सोचता है उसके अनुरूप बच्चे कार्य नहीं करते, या बच्चे जो सोच रहे हैं टीचर उसके अनुरूप प्लानिंग नहीं करके आया। तो ये कब पता चलेगा? जब टीचर को ये पता चल जाएगा कि बौद्धिक क्षमताएं किस किस अवस्था में किस किस प्रकार से काम करती हैं, बच्चे किस प्रकार से जो है सीखते हैं, बच्चों का ज्ञानात्मक विकास कैसे है, कितनी सूचनाओं किस अवस्था में ग्रहण कर सकते हैं, आईक्यू लेवल क्या है, बौद्धिक क्षमता क्या है। तो इससे क्या होगा, टीचर जो है बच्चों को उसी लेवल से टीच करेगा। तो इससे क्या है, क्लासरूम जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन होगा। और उसके बाद ये भी हो सकता है इट इज़ ए हेल्पफुल फॉर स्पेशल चाइल्ड, विशिष्ट बच्चों के लिए भी सहायक हो सकती है। हु इज स्पेशल, विशिष्ट बालकों के लिए सहायक। इस सिद्धांत से हमें बच्चों के आईक्यू लेवल का पता चलता है, तो उनकी बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर हम उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि कितने बच्चे इस कैटेगरी में आएंगे, कितने बच्चे उस कैटेगरी में आएंगे, और कितने बच्चे इस कैटेगरी में आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज ये जो सिद्धांत मैंने कराया ये सीटेट के वजह से भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में भी आएगा। आसान सा है, पहले आपको समझना है छोटी छोटी बातें। इसके मेन एलिमेंट मैंने बताया, सिमुलेशन क्या है, एकोमोडेशन क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है, डिसइक्विलिब्रियम क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या है, इनके बारे में मैंने चर्चा की। उसके बाद इसकी 4 अवस्थाएं मैंने बताई। हर अवस्था की एक एक विशेषता है जो सीटेट के पेपर में भी आती है, जैसे ईगोसेंट्रिक है, रिवर्सिबिलिटी है, और ऑब्जेक्ट परमानेंस है, और रिवर्सिबिलिटी है, हाई थिंकिंग है, रीजनिंग है, लॉजिक एंड वो हर अवस्था की मैंने आपको स्टेजेस के बारे में बताया। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आप इन धारणाओं से परिचित होंगे और परीक्षा में इनसे आपको सहयोग मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।